Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic of discussion is NUMS past paper 2022। जी बच्चों, NUMS के पास पेपर के अंदर MCQs 2022 में काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल भी इंक्लूड हैं और काफ़ी MCQs जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज बेस है। तो यहाँ पर हम विद रेफरेंस बात करेंगे कि कौन सा एमसीक्यूज किस टॉपिक में किस पॉइंट से लिया गया है और अगर कोई एमसीक्यूज कोरिलेशन वाला है तो उसको भी हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज की डिस्कशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो फायदेमंद साबित होगी, तो वीडियो को आपने लास्ट तक जो है वो देखना है। ये बच्चे फर्स्ट एमसीक्यूज ज़रा यहाँ पर देखें। एमसीक्यूज है which organelle would be more abundant in secretory cell। तो बच्चों उसने secretory cell के अंदर पूछा कि कौन सी ऑर्गेनेली बहुत ज्यादा होगी। तो बच्चों एक बात याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सक्रीशन का काम करती है। ये डिफरेंट एंजाइम, एंटीबॉडी और हार्मोन को बना के स्क्रीट आउट करती है सेल से बाहर, ठीक है। तो इसका मेन काम सक्रीशन और पैकेजिंग का होता है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस ऐड किया है। ये फेडरल की बुक है, पार्ट 1, और इसका फर्स्ट ही चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर कट लिखा गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स is the processing of cell secretion. Therefore, these organelles are abundant in secretory cell। तो बच्चे आप देख सकते हैं ये जो MCQs है ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड MCQs है। अगर आपने बुक की रीडिंग अच्छे से की है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और उसके अलावा आपने परेशान नहीं होना कि पीडीबी पे दिया गया। बच्चों पीडीबी पे भी क्लियर कट ये चीज लिखी गई है चैप्टर 4 के अंदर। चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्लियर कट ये बात जो है वो बताई गई है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो स्क्रीशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो डेफिनेटली अगर स्क्रीशन के अंदर इन्वॉल्व है तो वो सेल जो स्क्रीटरी होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर और बड़ी एफिशिएंटली जो है वो वर्किंग कर रही होगी। ये बच्चा नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखें। नेक्स्ट एमसीक्यू है द स्ट्रक्चर विच डिसअपेयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपने बच्चे वो स्ट्रक्चर देखना है जो सेल डिवीजन के दौरान डिसअपेयर हो जाता है। तो बच्चे हमें क्लियर कट इस चीज का पता है कि सेल डिवीजन के दौरान जब प्रो फेज होती है तो प्रो फेज के अंदर बच्चों क्या होता है कि सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों टूट जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, और अंदर वाला जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं बच्चों, वो कंडेंस हो जाते हैं। तो जब वो कंडेंस हो जाएंगे तो उसके बाद बच्चों वो आ जाते हैं क्रोमोसोम की शक्ल में, ठीक है। प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम की शक्ल में आता है। तो अगर बच्चे कोई सेल जो है वो डिवाइडिंग स्टेज के ऊपर है तो उसके अंदर फिर न्यूक्लियस आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर का जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम हमें कब नजर नहीं आएंगे, तो क्रोमोसोम बच्चे हमें तब नजर नहीं आते जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज के ऊपर होता है, तब फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटीरियल होता है। जी बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यू इस तरीके से आप देखें। The enzyme ATP synthase is located on the membrane of organelle। ये बच्चों एक एंजाइम है, ये किस ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो बच्चों आपने बात याद रखनी है, इसका करेक्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बच्चों जो एटीपी सिंथेज है बेसिकली ये एक ऐसा एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है कीमियोस्मोसिस के फिनोमेना में। और बच्चों ये कीमियोस्मोसिस की मदद से एटीपी की सिंथेसिस करता है। इस बच्चों एंजाइम के कुछ और नाम भी होते हैं, आपने वो भी चीज याद रखनी है। इसके जो अदर नेम है उसके हवाले से भी बच्चों एमसीक्यूज जो है वो आ सकता है। तो इसके अदर नेम जो है वो है ऑक्सीजोम। उसके अलावा बच्चों इसका दूसरा नाम है जी F1 F0 पार्टिकल। और तीसरा बच्चों इसका नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बच्चों ये
चीज या ये जो एंजाइम है वो पाया जाता है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया के बच्चों डायग्राम है, और ये भी फेडरल की बुक से ही बच्चों जो है वो पिक्चर ली गई है। आप देख सकते हैं एटीपी सिंथेज, यहाँ पर बच्चों क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि ये एटीपी सिंथेज ये नोब्लेक स्ट्रक्चर है, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रिस्टी के अंदर बच्चों पाए जा रहे हैं, और ये कीमियोस्मोसिस के फिनोमिना में इन्वॉल्व होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जी बच्चे, नेक्स्ट अगर एमसीक्यूज देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यूज है dash are spherical sacs surrounded by a single membrane and containing hydrolytic enzyme। बच्चों आपने एक ऐसी ऑर्गेनेली देखनी है जो सैक लाइक है, सिंगल मेम्ब्रेनस, और उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये भी बच्चों सिंपल एक इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज है, और इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन है लाइसोसोम। अब इसका हमें रेफरेंस कहाँ से मिलेगा बच्चे, ये जरा देखें, बुक के ऊपर ही ये चीज दी गई है। लाइसोम मीन splitting and soma mean body. These are single membranous spherical vesicles. They contain digestive और hydrolytic enzyme। तो जो क्लियर कट उसने बुक के अंदर ये चीज वाजे लिख दी है, तमाम आपको पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर लाइसोसोम की बात हो रही है। इसी तरीके से बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखें। एक्सेप्ट ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन द न्यूक्लियस हैज द क्रोमोसोम इन अ लूजली coiled स्टेट नोन एज। बच्चे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान जो क्रोमाटिन होता है वो क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो लूजली क्वाइल्ड फॉर्म इसकी होती है, क्रोमोसोम की जो स्टेट होती है, उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमाटिन। मतलब जब सेल जो है बच्चों, वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर सेल होगा नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे, बच्चों आपने पॉइंट याद रखना है, अगर सेल होगा नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे, तो हमें क्या चीज नजर आएगी, हमें बच्चों सेल के अंदर न्यूक्लियस भी नजर आएगा, और न्यूक्लियस के अंदर फाइब्रस जो स्ट्रक्चर हैं क्रोमेटिन ये भी नजर आएंगे। लेकिन अगर बच्चों सेल हो डिवाइडिंग स्टेज के ऊपर, तो डिवाइडिंग स्टेज पे हमें जो चीज नजर आएगी वो बच्चों न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस नजर नहीं आता, बल्कि हमें क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, सिर्फ ये नजर आएंगे। जी बच्चे, नेक्स्ट जरा आप एमसीक्यूज देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यूज है विद इन द न्यूक्लियस डैश आर मेड बाय द न्यूक्लियोलस। तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर ऐसी वो कौन सी चीज होती है जो न्यूक्लियोलस बना रहे होते हैं, बच्चों न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस राइबोसोम को बनाते हैं। अब आपने एक पॉइंट याद रखना है, हम बच्चों कहते हैं न्यूक्लियोलस जो है या न्यूक्लियोलाई जो है, अब न्यूक्लियोलाई को बच्चों बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम को बनाने वाली जगह है, और ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, नॉन मेम्ब्रेनस है, और बच्चों ये कोई ऑर्गेनेल ही नहीं है, ये न्यूक्लियस का ही पार्ट है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और फिर बच्चों हम राइबोसोम को बोलते हैं, जो राइबोसोम है ये यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, और इसको बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो ये बच्चों आपने कुछ पॉइंट जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। अब जरा देखिए बुक पे बच्चों, ये चीज आपको वाज़े नजर आ रही होगी। न्यूक्लियोलस इज द नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियोप्लाज्म। अ सेल में हैव वन और मोर न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस अपीयर ड्यूरिंग इंटरफेज, ये बच्चों तमाम चीजें लिखी हुई है। लास्ट में अगर आप देखें, न्यूक्लियोलाई इज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियोलाई जो है ये राइबोसोम को बनाने के अंदर इन्वॉल्व होता है, और यही चीज बच्चों एमसीक्यूज के अंदर पूछी गई थी। नेक्स्ट जरा एमसीक्यूज देखें। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द सेल वॉल। सेल वॉल के हवाले से कौन सी चीज करेक्ट होगी, तो जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के फिब्रिल्स की आपस में जो है वो कॉम्बिनेशन की वजह से बनती है, और ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की। तो दरमियान में काफी ज्यादा पोर होते हैं, पोर साइज काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चीजें इसके अंदर से गुजर सकती हैं। तभी बच्चों हम कहते हैं कि जो सेल वॉल है ये परमिएबल होता है, ये बहुत चीजों को अपने अंदर से गुजरने देता है, ये बैरियर का काम नहीं करता। ये बच्चों चीज पीडीबी में भी लिखी हुई है, सेल वॉल डू नॉट एक्ट एज बैरियर, ये आपने बात याद रखनी है, सेल वॉल डू नॉट एक्ट एज बैरियर। बच्चों बैरियर की तरह सेल में चीज काम करती है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो चीजों को रोक लेती है, कुछ चीजों को रोक लेती है, कुछ चीजों को अलाउ कर देती है एंट्री की, तो बैरियर की तरह काम कर रही है। सेल वॉल जो होती है बच्चों वो बैरियर की तरह काम नहीं करती, ये परमिएबल होती है, परमिशन दे देती है। अगर बच्चे इस चीज को आप बुक के रेफरेंस से देखें, तो बुक पे यहाँ पर लिखा हुआ है द सेल वॉल इज पोरस एंड अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मटीरियल। तो बहुत सी चीजें बच्चों इसके अंदर से गुजर के जो है वो जा सकती हैं, ये परमिएबल होती है। तो ये बात सेल वॉल के वाले से बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट बच्चे जरा एमसीक्यूज देखें। व्हाई इट इज सेड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। ये बच्चों क्यों बोला जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है? एसिमेट्रिकल का बच्चों मतलब क्या होता है कि इसकी दोनों साइड्स जो होती हैं वो बराबर ना हो, एक जैसी ना हो। अगर बच्चे हम यूकेरियोटिक सेल में देखें ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देखें एक लिपिड बाइलेयर है, और इस लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन जो होती हैं वो कंप्लीटली और पार्शली एम्बेडेड होती हैं। अब बच्चों इसकी ऊपर और नीचे वाली सरफेस जो है वो काफी ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट होती है। मैं यहाँ पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक डायग्राम भी शो कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन एम्बेडेड है। अब बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ऊपर वाली सरफेस है वो नीचे वाली सरफेस से बिल्कुल डिफरेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है। अब इसकी वजह क्या है, इसको बच्चे हम फाइंड करते हैं बुक के रेफरेंस से। जरा देखें, बुक में लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल सच एज देयर टू सरफेस आर हाफ्स आर नॉट आइडेंटिकल। इसकी दोनों सरफेस और इसके जो हाफ होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। तो बच्चों ये आपको एज इट ऑप्शन के अंदर चीज मिल जाएगी। चार्ली ऑप्शन है द टू सरफेस एंड halves आर नॉट आइडेंटिकल। तो चार्ली ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट है। नेक्स्ट जरा देखिए एमसीक्यूज है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन थ्रू डैश विच मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी मदद से जो मटेरियल है, ठीक है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके भी सेल के अंदर बाहर जा सकते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट करके भी सेल के अंदर बाहर जा सकते हैं। तो जो बाजार रखनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो डिफरेंट चीजों की मूवमेंट को एक्टिवली और पैसिवली सेल के इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट के लिए अलाउ करती हैं। तो बच्चे उन प्रोटीन्स को ही चार्ज पोर बोला जाता है, और इसको चार्ज पोर का बच्चे जो वर्ड है वो पीटीबी के अंदर क्लियर कट जो है वो यूज किया गया है। ठीक है, ये अपने पास याद रखनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट मटेरियल की मूवमेंट के लिए जो अलाउ होती है वो प्रोटीन की वजह से होती है। और ये प्रोटीन बच्चे यहाँ पर मौजूद हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ कैरियर या इन फॉर्म ऑफ चैनल्स। चैनल्स को हम गेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये बच्चे आपने जो पॉइंट अपने जेहन में रखने हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्लूइडिटी फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा होता है, वो इसकी कौन सी चीज है जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के रिस्पॉन्सिबल है? तो बच्चों ये आपने क्लियर कट चीज को अपने जेहन में रखना है कि जो लिपिड कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो इसकी फ्लूइडिटी को एनहेंस करते हैं, इसकी फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बच्चों चीज फेडरल की बुक में लिखी हुई है, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज डिपेंड अपॉन इट्स लिपिड कंपोनेंट्स। तो मेम्ब्रेन के बच्चे जो फ्लूइडिटी होती है, जो उसके आप कह सकते हैं कि बहने जैसी एक करेक्टरिस्टिक है, वो उसके लिपिड की वजह से। और लिपिड आपको पता है प्लाज्मा में तीन तरह के हैं, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोलिपिड है। इन तमाम की वजह से बच्चे इसकी फ्लूइडिटी है। नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखें। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए इज नोन अ पोलीसोम एंड द अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय। तो बच्चों आपने ये बात ज़हन में रखनी है, ये पीटीपी में भी आपने पढ़ी हुई है, फेडरल की बुक में भी ये क्लियर कट लिखी हुई है कि मैग्नीशियम आयन बच्चों ऐसे आयन है जो राइबोसोम के स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट को आपस में अटैच करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मैग्नीशियम आयन की वजह से बच्चे जो चीज जो बॉन्ड या जो अटैचमेंट बनती है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये चीज बच्चे अपने ज़हन में रखेंगे कि मैग्नीशियम आयन की वजह से स्मॉलर एंड लार्जर राइबोसोम यूनिट में सॉल्ट ब्रिज बनता है, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ जाते हैं। जी बच्चे नेक्स्ट जरा देखें। तो आप बच्चे एक और चीज यहाँ पे जरा नोट कर सकते हैं कि तकरीबन 11 एमसीक्यूज जो हैं, 11 एमसीक्यूज जो हैं बच्चों, वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले यूनिट में से आ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नम्स के हवाले से। नेक्स्ट बच्चे जरा देखें, एमसीक्यूज है। An automatic involuntary response to any change external और internal कॉल्ड है। तो इसको बच्चे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स बच्चों हमारे बॉडी के ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये ऑटोमेटिक होते हैं, और इसका बच्चों रेफरेंस आपको बुक से क्लियर कट मिल सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इमीडिएट ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज। ठीक है, और इसके लिए फिर रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो पाथवे होता है न्यूरॉन का या नर्वस सिस्टम का, उसको बच्चे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जी नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यूज है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेजर। तो बच्चों ये होता है -70 मिली वोल्ट। यहाँ बच्चे हम इसको एक और भी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं -0.07 वोल्ट। तो बच्चे ये अपने पॉइंट याद रखना है कि जब भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, तो मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटसाइड से पॉजिटिवली चार्ज होती है ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ सोडियम आयन,
और इन साइड से बच्चे जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। और इसकी काफी ज्यादा जो है वो वजूहात हैं। सोडियम पोटाशियम पंप है, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन है, या इंटरनल साइटोप्लाज्म वाली साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आयन का ज्यादा होना है। तो अगर ये कंडीशन होगी मेम्ब्रेन की, उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और इस दौरान अगर आप बच्चे मेम्ब्रेन का वोल्टेज जो है काउंट करो तो वो -70 मिली वोल्ट होता है। नेक्स्ट जरा एमसीक्यूज देखें। टच रिसेप्टर्स आर, तो बच्चे टच रिसेप्टर्स फॉलोइंग में से कौन से हैं? तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 4 ही बन रहा है, मिजनर कार्पसल। मिजनर कार्पसल बच्चों ऐसे टच रिसेप्टर्स हैं जो स्किन के अंदर पाए जाते हैं, और ये बच्चों इनकैप्सुलेटेड होते हैं। इनकी जो एंडिंग्स होती हैं रिसेप्टर्स की, वो कैप्सुलेटेड होती हैं, और बच्चों ये फिंगर टिप्स की पेपली तक एक्सटेंड किए होते हैं। तो इसका मतलब है हमारे जो उंगलियां हैं, हमारे जो हाथ हैं, ये वाली स्किन पे पेपलीज वाजे होती हैं। तो इन पेपलीज के नीचे वाली साइड में बच्चे जो ज्यादातर अमाउंट के अंदर टच रिसेप्टर्स होंगे वो मिजनर कार्पल्स हैं। उसके अलावा आप ऑप्शन अगर देखें पेसिनियर कार्पल, तो पेसिनियर कार्पल बच्चे जो होते हैं ये प्रेशर के रिसेप्टर्स हैं। ये भी स्किन में मौजूद होते हैं लेकिन डीप इन स्किन पाए जाते हैं, और ये भी इनकैप्सुलेटेड ही होते हैं। और फैक्ट्री रिसेप्टर बच्चे जो होते हैं इनको हम बोलते हैं ये स्मेल रिसेप्टर हैं, नोज में पाए जाते हैं। और नोकी रिसेप्टर बच्चों ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो पेन रिसेप्टर्स हैं, ये पेन की परसेप्शन के लिए होते हैं। जब नेक्स्ट जरा एमसीक्यूज देखें। विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन में से कौन सा काम नहीं करती? लार्ज इंटेस्टाइन बच्चे जो होती है ये वाटर को अब्सॉर्ब करती है, आयंस को अब्सॉर्ब करती है, इलेक्ट्रोलाइट को अब्सॉर्ब करती है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नेचुरल बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वाइटामिन बनाते हैं, वाइटामिन के को बनाते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन भी वहां पर होती है। तो बच्चे आप जरा देखें, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा। डेल्टा ऑप्शन क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड बच्चे एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के अंदर होती है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ये वाले काम बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज पे जरा गौर करें। तो एमसीक्यूज है द फॉलोइंग पार्ट इज कॉमन इन बोथ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चों कौन सा हिस्सा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉमन होता है? तो बच्चे बारह आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा, ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बच्चों एक मस्कुलर पाथवे है, ये एक मस्कुलर हिस्सा है। फेरिंग्स बच्चे किसको बोलते हैं? ये मेडिकल टर्म है। ये बच्चों थ्रोट को बोला जाता है, गले को बोला जाता है। ये बच्चों एक ऐसा मस्कुलर पाथवे है जो एयर और फूड के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कॉमन होगा। नेक्स्ट जरा देखें। हार्ट बीट इज नॉर्मली रेगुलेटेड बाय, तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एस ए नोट, साइनो एट्रियल नोट, चार्ली ऑप्शन। तो बच्चे जो नर्व इम्पल्स होती है हार्ट के ऊपर, वो स्टार्ट एस ए नोट से ही होती है। एस ए नोट पे नर्व इम्पल्स अपीयर होगी, एस ए नोट से नर्व इम्पल्स बच्चों फिर एवी नोट पे जाती है, एवी नोट से नर्व इम्पल्स फिर आगे जाती है एक्साइटेटरी बंडल के पास। एक्साइटेटरी बंडल बच्चे जो होता है वो वेंट्रिकल की जो दरमियान वाली पार्टीशन होती है, इसे हम इंटरवेंट्रिकल सेप्टम बोलते हैं, वहां पर होता है। एक्साइटेटरी बंडल से जाएगा बंडल ऑफ हीज में। हीज बच्चों एक साइंटिस्ट का नाम था। बंडल ऑफ हीज से बच्चों फर्दर ये मजीद छोटी छोटी जो एक्साइटेटरी ब्रांचेज है जिनको हम बोलते हैं परकिंजिस फाइबर, उनमें जाता है। तो इसका मतलब है नर्व इम्पल्स की जो स्टार्ट है हार्ट के ऊपर वो कहाँ से होगा? एसए नोड से होगा। ठीक है, ऑनवर्ड ये आपको मैंने पाथवे बता दिया, इसी तरीके से चलता जाएगा। ये बच्चे नेक्स्ट जरा देखिए, द मेथड विच हेल्प इन डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो बच्चे बैक्टीरिया हो या वायरस हो, इसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप करने का तरीकाकार होता है वो है बच्चों वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के तरीकाकार से आप बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट जो है वो डेवलप कर सकते हो इम्यूनिटी, मतलब एंटीबॉडीज बना सकते हो अपनी बॉडी के अंदर बीमारी आने से पहले ही। अब कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करेंगे, वो एंटीबायोटिक्स लगा देंगे। बच्चों एंटीबायोटिक्स बेसिकली जो है वो इम्यूनिटी डेवलप करने का मेथड नहीं है, ये एक एंटीसेप्सिस मेथड है। एंटीसेप्सिस का मतलब क्या है कि आप केमिकली कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस या कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हो। ये कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स आपके इम्यून सिस्टम के साथ मिलके आपकी बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस होते हैं, एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी पैदा कर रहे होते हैं, उनको किल करते हैं, लेकिन आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। तो इम्यूनिटी लेने के लिए बच्चों आपको वैक्सीनेशन ही करवानी करेगी अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यूज। नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज अबाउट डैश डे। तो बच्चों आपने बात याद रखनी है। पहली बात तो ये है गेस्टेशन वर्ड का मतलब क्या है? गेस्टेशन का मतलब होता है डेवलपमेंटल ड्यूरेशन, कि कितने टाइम में ह्यूमन जो है वो डेवलप हो जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट टाइम को बच्चे गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ह्यूमन का जो गेस्टेशन पीरियड है बच्चों वो 9 मंथ होता है। इस 9 मंथ को बच्चों आप
270 to 280 डेज भी बोल सकते हो, क्योंकि उसने डेज में पूछा तो आप डेज में बताओगे। और बच्चों आप इसको वीक्स में भी याद रख सकते हो, ये तकरीबन 40 वीक्स होते हैं। इसकी बच्चों इंडिकेशन आपको बुक में मिल जाएगी, ये जरा देखें। ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड इज एवरेज 280 डेज, ठीक है। और बच्चों ये 9 मंथ्स बन जाते हैं। इन 9 मंथ्स को फिर आप ना डिवाइड कर देते हो 3 पोर्शन में। तो हर 3 महीने को बच्चों एक ट्राइमेस्टर बोला जाता है, ठीक है। मतलब पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड 3 मंथ्स जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर है, और लास्ट जो 3 मंथ है वो थर्ड ट्राइमेस्टर है। तो इनको बच्चों 3 ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड करके भी डेवलपमेंट को स्टडी किया जा सकता है। जो बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल after the female gamete is released from the ovary in ovulation, the remaining of the follicle secrete। तो बच्चों आपको पता है कि जब ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी ओसाइड या एग रिलीज होकर ओविडक्ट के अंदर चला जाता है, तो रिमेनिंग जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है उसको एलएच हार्मोन और एलटीएच हार्मोन की मदद से एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करवाया जाता है। उस बच्चे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये बच्चों एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, फीमेल की ओवरी में बनता है, और बच्चों ये एंडोक्राइन होता है। डेफिनेटली अगर एंडोक्राइन है तो कोई हार्मोन रिलीज करेगा, तो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, वही बच्चा आपसे पूछ रहा है, तो वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। और इस प्रोजेस्टेरोन का काम होता है एंडोमेट्रियम को ठीक करना और फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। जी बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखें। In the male reproductive system, the hormone involved in the regulation of rate of spermatogenesis। तो जो बात रखनी है, मेल के अंदर वो हार्मोन जो मेल के रेट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है वो है इनहिबिन हार्मोन। अब ये इनहिबिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो बच्चों रिलीज होता है सर्टोली सेल से। ये बच्चों और पॉइंट याद रखना है। अगर मेल के अंदर बच्चों स्पर्म काउंट ज्यादा हो, स्पर्म काउंट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस काफी ज्यादा हो चुकी है, स्पर्म ऑलरेडी काफी ज्यादा बन के स्टोर हो चुके हैं, तब बच्चों इनहिबिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, और रिलीज होकर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा या स्टॉप कर देगा। और अगर बच्चों मेल के अंदर स्पर्म यूज हो चुके हैं, मेल ने स्पर्म को रिलीज कर दिया और मेल का स्पर्म काउंट कम हो चुका है, तो डेफिनेटली दोबारा से बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करवाना है, तो इनहिबिन हार्मोन अब रिलीज नहीं होगा, ताकि इनहिबिशन ना हो सके और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाए। ये बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ। तो सर्विक्स बच्चों जो होता है ये यूट्रस का लास्ट पार्ट होता है, अपने बाहर याद रखना है। यूट्रस के बच्चों 3 हिस्से होते हैं, इसको हम बच्चों बारह स्टडी करते हैं। यूट्रस जो है ये एक इन्वर्टेड पियर शेप बच्चों स्ट्रक्चर है, इसके 3 पार्ट होते हैं। आप देखिए जरा यहाँ पर, सबसे पहला बच्चों जो इसका हिस्सा है इसको हम बोलते हैं फंडस, ये जो ऊपर वाली साइड पे पाया जा रहा है। फिर बच्चों रिमेनिंग ये जो हिस्सा आ जाता है यूट्रस का, इसको हम बोलते हैं ये यूट्रस की बॉडी है। और लास्ट बच्चे जो नैरो हिस्सा है, जो नेक लाइक एक रीजन है, इसको हम बोलते हैं ये यूट्रस की नेक है या सर्विक्स है। सर्विक्स से बच्चों फिर आगे जो है वो एक नया स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, वो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको हम बोलते हैं ये फीमेल वेजाइना है। जी बच्चे, तो इसका मतलब वो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा यूट्रस। तो बच्चे ये बुक के अंदर भी आपको इसकी इंडिकेशन मिल जाएगी किस तरीके से, जरा देखिए यहाँ पर कह रहा है सर्विक्स इज द नैरो एंट्रेंस टू यूट्रस फ्रॉम वेजाइना। वेजाइना से यूट्रस की तरफ जो बच्चे आपके पास ओपनिंग होती है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, और सर्विक्स एक्चुअली जो है वो यूट्रस का पार्ट है। नेक्स्ट बच्चे हमसे पूछते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो बच्चे वो कौन सा कार्टिलेज है जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है, तो वो है बच्चों हाइलिन कार्टिलेज। ये बुक के अंदर बच्चों क्लियर कट चीज लिखी हुई है, फेडरल की बुक पे भी लिखी हुई है बच्चों, और पीडीबी के ऊपर भी इसको क्लियर कट लिखा गया है। ये बच्चों एमसीक्यूज बार कई दफा एमडी कैट के अंदर भी आ चुका है, और ईटा में भी आ चुका है, सिंध के एमडी कैट के अंदर बच्चों आ चुका है जो बलान मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, और नम्स के अंदर भी एमसीक्यूज आप देख सकते हैं आया हुआ है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट कार सूचर। बच्चों बेसिकली जो वर्ड सूचर है ना, इसका मतलब होता है स्टिच, टांका, ठीक है। ऐसा बच्चों ज्वाइंट जिसकी मदद से दो बोन को आपस में बड़ा स्ट्रांगली जो है ना वो कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि बोन्स हिल ना सके, उनके अंदर कोई मूवमेंट ना हो सके। तो बच्चों ये उन बोन्स के दरम्यान में पाया जाता है जिनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, इमूवेबल बोन्स के दरम्यान में ये मौजूद होता है। तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा स्कल बोन। स्कल बच्चों जो बोन है इनके दरम्यान में जो ज्वाइंट होता है ये फाइब्रस ज्वाइंट है, और कौन सा फाइब्रस ज्वाइंट है, सूचर ज्वाइंट है। नेक्स्ट बच्चों, विच इवेंट डज नॉट अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन। मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान बच्चे कौन सा काम नहीं होता। तो बच्चे हमें क्लियर कट पता है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन के हवाले से हमें जो हाइपोथेसिस हेल्प करता है वह बच्चों स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल।
अब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। आपने वो पॉइंट्स जब स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। अब बच्चे हमने इस ऑप्शन में देखना है कि ऐसा कौन सा वो पॉइंट है जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर नहीं बताया गया या मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नहीं होता। तो बच्चे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको फिर इसको चूज करने में आसानी हो जाए। बच्चों स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बताता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आने वाले चेंजेस। तो बच्चे वो चेंजेस कौन कौन से हैं। आई बैंड बच्चों शॉर्ट हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा। सेकेंडली बच्चों सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाएगी। उसके अलावा बच्चों ए बैंड जो है रिमेन अनचेंज और जी लाइन कम क्लोजर। ये भी जो चार पॉइंट आपने जेन में रखे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के पॉइंट है। आप जरा देखिए इनमें से कौन सा इन ऑप्शन में नहीं है। तो बच्चे आप देख सकते हैं बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बैंड शॉर्टन। हमने क्लियर कट यहाँ पढ़ा है ए बैंड रिमेन अनचेंज। ए बैंड बच्चे जो होता है ये चेंज नहीं होता, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ए बैंड शॉर्टन, बच्चों ए बैंड शॉर्ट नहीं होता तो इसका मतलब है ये वाला इवेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है, स्मूथ मसल्स आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप विद न्यूक्लियस डैश पर सेल। तो बच्चों क्लियर कट बुक पे लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज है कि स्मूथ मसल जो होते हैं उनके सेल के अंदर एक बच्चे जो न्यूक्लियस है एक सेल में मौजूद होगा। ठीक है। और कार्डिक सेल के बच्चों एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं, स्केलेटल मसल फाइबर हैं, इनकी एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं जो पेरिफेरी के अंदर पाए जाते हैं। ये बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ब्लड ग्रुप विच इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। बच्चे वो ब्लड ग्रुप बताना है आपने जो यूनिवर्सल डोनर है। तो बच्चे सबसे बेस्ट जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ नेगेटिव होता है। इसकी बच्चे इंडिकेशन पीटीबी के ऊपर भी है लेकिन वहां पर क्लियर कट वाजे नहीं लिखी गई, लेकिन फेडरल ग्रुप के ऊपर क्लियर कट इसको बच्चों लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हो, द ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव इज एक्चुअल यूनिवर्सल डोनर। और बच्चों जो ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है या यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ये भी आपने बच्चों बात जो है वो याद रखनी है। ठीक है। ये भी पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ये जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन कैन बी कंसीडर एज लिविंग करेक्टर ऑफ वायरस। बच्चे वायरस का आपने लिविंग करेक्टर जो है ये फाइंड करना है कि वायरस के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल से मिलती जुलती होती है। तो ये चार्ली ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, म्यूटेट देयर जेनेटिक मटीरियल। और जो वायरस जो है अपने जेनेटिक मटीरियल को म्यूटेट करते हैं और ये करेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग सेल के अंदर पाई जाती है। बाकी जितनी बच्चों करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं ये वायरस की नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत आसान है बच्चों, इन्फॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज है, डिफिकल्ट नहीं है। अभी तक आप देखें जितने भी हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं उनके अंदर से कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो इस साल भी बच्चे बहुत ज्यादा चांस है कि नम्स का पेपर जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल ही आएगा। आप पीटीबी और फेडरल को अगर प्रिपेयर करते हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से बच्चों नम्स और एमडी कैट दोनों के पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलर morphology and physiology which can breed together and produce fertile offspring। बच्चों आपने बारहा ये जो है वो डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आप 9th स्टैंडर्ड से ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीशी के बारे में ये चीज बोली जाती है कि स्पीशीज आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ये फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं और ये बच्चों जब नेचुरली इंटरब्रीड करते हैं तो फर्टाइल प्रोजनी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ऑक्सीजन इज अवेलेबल। ऑक्सीजन अगर अवेलेबल हो तो बच्चों आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस हाउ मच एटीपी इन प्रोकैरियोट्स। तो बच्चों जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो प्रोकैरियोट के अंदर एक ग्लूकोज के टूटने से टोटल कितने एटीपी बनेंगे। तो बच्चों आपने क्लियर कर ये चीज पढ़ी हुई है कि प्रोकैरियोट में एक एटीपी के एरोबिकली टूटने से 40 जो है बच्चों वो टोटल एटीपी बनते हैं। अगर बच्चे हम इसके फिर नेट की बात करें कि नेट कितने रह जाएंगे तो आपको पता है इनमें फिर दो जो है वो स्टार्ट वाले प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस में यूज होते हैं। तो नेट बचो फिर 38। तो अगर स्टेटमेंट में वो वर्ड नेट का यूज कर देता तो आप 38 बच्चों मार्क करते, लेकिन उसने यहाँ पर टोटल पूछे हैं। ठीक है, कि एक ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुई है तो कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो बच्चे प्रोडक्शन 40 की ही होती है लेकिन उनमें से दो कंज्यूम होकर नेट जो है 38 रह जाते हैं प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में 36 बच्चों रह जाते हैं। नेक्स्ट जरा देखें, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। बच्चों लाइट रिएक्शन की बात कर रहा है, लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के अंदर जब होता है तो उसकी प्रोडक्ट क्या होती है। तो जो क्लियर करा आपको पता है कि लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट के अंदर एटीपी आती है जो कीमियोस्मोसिस से बनती है बाय थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। फिर बच्चों NADPH2 आ जाता है जो कि बच्चे एक रिड्यूसिंग पावर है।
और ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन या जीस्टी में बनता है, और बच्चों ऑक्सीजन भी बायो प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है। तो इसका मतलब आपने ये तीन चीजें बच्चे जो हैं वो फाइंड करनी है ऑप्शन में। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये नजर आ जाएंगी बीट ऑप्शन में, एटीपी, ऑक्सीजन एंड रिड्यूस एनएडीपी। रिड्यूस एनएडीपी का मतलब क्या है, एनएडीपीएच। तो ये बच्चे एक उसने थोड़ा सा यहाँ पर ये ट्विस्टिंग जो है वो उसने ऑप्शन या उसके अंदर एक पार्ट जो है वो कंक्लूड किया है। तो आपने बाया रखनी है रिड्यूस एनएडीपी, एनएडीपीएच को ही बच्चों बोला जाता है। नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यूज, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर एक्ट एज। तो बच्चों जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वाटर कैसे एक्ट करता है। बच्चों आपने क्लियर कट ये चीज पढ़ी है कि जो आपका फोटो सिस्टम 2 है वो पहले पाया जाता है और फोटो सिस्टम 1 बाद में होता है। जब बच्चों लाइट आके फॉल करती है फोटो सिस्टम 1 पे, तो फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और निकल के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो बच्चे इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर जो है इसकी स्प्लिटिंग होती है, फोटोलाइसिस होती है। जब वाटर की बच्चे फोटोलाइसिस होगी तो वाटर के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के ये वाली इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देते हैं, और बाकी यहाँ पर जो चीज बच जाती है वो है बच्चों ऑक्सीजन एंड 2 प्रोटॉन। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन सॉरी वाटर यहाँ पर बच्चों क्या प्रोवाइड कर रहा है, वाटर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे काम करता है फोटोसिंथेसिस में वाटर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड वर्क है। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कैसे किया जाता है, एटीपी की मदद से और एनएडीपीएच की मदद से। एनएडीपीएच बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को जो है वो ऐड करवा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में से। का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है, इसकी फिक्सेशन हो जाती है, और बच्चों फिर क्या बनती है, कार्बोहाइड्रेट या शुगर बनती है। तो आपने यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सर्च करना होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर का। तो चार्ली ऑप्शन मुझे जरा देखें, चार्ली ऑप्शन है प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही होती है, ठीक है। जी बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यूज है एंड प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। तो बच्चे कैल्विन साइकिल की एंड प्रोडक्ट या आउटपुट क्या होती है, आपको पता है G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होती है। ये बच्चों आपने पॉइंट याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए ना फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट क्या है, तो बच्चों फोटोसिंथेसिस के एंड पे हम बार बार डिस्कस करते हैं जो चीज बनती है वो है ग्लूकोज। लेकिन बच्चे इसने फोटोसिंथेसिस के एक रिएक्शन मतलब कैल्विन साइकिल का पूछा है कि कैल्विन साइकिल की एंड प्रोडक्ट या आउटपुट क्या होती है। तो बच्चों आप क्लियर कट ये डायग्राम भी देख सकते हैं बुक में कि कैल्विन साइकिल की जो आउटपुट या एंड प्रोडक्ट दिखाई गई है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। आपने ग्लूकोज मार्क नहीं करना। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन अमाइनो एसिड। तो बच्चे डेफिनेटली अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, तो ये किसी प्रोटीन में मौजूद होंगे। तो बच्चे फॉलोइंग ऑप्शन में बीटा ऑप्शन कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन है जो एनिमल के एंडोस्केलेटन में और एनिमल के कनेक्टिव टिश्यू में बड़ी ज्यादा अमाउंट के अंदर पाई जाती है। तो डेफिनेटली इसके अंदर अमाइनो एसिड होंगे। बाकी जितने भी ऑप्शन है बच्चों ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यहाँ बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड लिखा हुआ है, ये एक विटामिन है, तो इसके अंदर जो है वो अमाइनो एसिड मौजूद नहीं होती। जी बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखें, हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर इनटू मोनोमर बाय एडिशन। तो बच्चों आपको पता है हाइड्रोलिसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर को तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो बच्चे आपने यहाँ पर क्या ऐड करना होगा या किसकी एडिशन करवानी होगी, वाटर की। वाटर की एडिशन की मदद से आप पॉलीमर को तोड़ देते हो हाइड्रोलिसिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चे आपने देखना है इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो बच्चे अल्फा ऑप्शन देखें ग्लूकोज। ग्लूकोज तो आपको पता है एक मोनोसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट है। बीटा ऑप्शन है सुक्रोज, ये बच्चे एक डाइसेक्राइड है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। चार्ली ऑप्शन है रेमनोज, ये भी बच्चों एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है। और ज्यादातर नेचुरली ये एल फॉर्म के अंदर पाया जा रहा होता है, बड़ा यूनिक ये मोनोसेक्राइड है। और बच्चे डेल्टा ऑप्शन जरा देखें लैक्टिक एसिड, ये बच्चों कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक ये सब्सटेंस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन सा नहीं है, तो बच्चे वो एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। जी बच्चे नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट है ड्यू टू इट्स हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से बच्चों वाटर कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो बच्चों आपको पता है जब हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की बहुत ज्यादा है, 574 किलो कैलोरी पर केजी है, तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट जब वाटर की दी जाएगी तो वाटर बच्चों लिक्विड से वेपर फॉर्म में जब जाता है तो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है प्लांट में भी और एनिमल के अंदर भी। तो इसका मतलब है आपने यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट जो है बच्चे उसको
फाइंड करना है ऑप्शन को, तो बीटा ऑप्शन जरा देखें, कूलिंग एजेंट, तो बच्चों यही करेक्ट होगा। और अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से कौन सा बच्चों इंपॉर्टेंट रोल वाटर प्ले करता है, तो वहां पर बच्चों चीज आ जाएगी कि वो थर्मोस्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच मॉलिक्यूल डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बनाने के लिए कौन सी चीज कंट्रीब्यूट नहीं करती। बच्चे आप जरा रिवाइज करें, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो इसके अलावा बच्चे जो लिखा होगा इसका मतलब है वो गलत है। तो आप जरा देखें, अल्फा ऑप्शन में ग्लाइकोप्रोटीन ये होता है, बीटा है बच्चों लिपिड ये होते हैं, चार्ली या फॉस्फोलिपिड ये भी होते हैं, डेल्टा ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये बच्चों बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सीक्वेंस देखें, विच वन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल वुड यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों आपको पता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से जुड़ते हैं तो क्या बनती है, सुक्रोज बनती है, जो कि एक टेबल शुगर है, या इसको बच्चे हम शुगर कैन शुगर भी बोलते हैं। तो कैन शुगर भी इसको बोला जाता है। तो इसका मतलब है जब उसको हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा, तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज आपको इन रिजल्ट मिलेगी। तो चार ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए एमसीक्यूज, द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज। तो बच्चों क्रोमोसोम का जो टर्मिनल एंड होता है उसको बोला जाता है टीलोमियर। तो बच्चों आपने बात याद रखनी है, मैं यहाँ पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये जरा देखें। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये एक क्रोमाटिड है, और इसी तरह का बच्चों एक आइडेंटिकल क्रोमाटिड इस टाइप पे। तो इस क्रोमोसोम के अंदर बच्चों दो क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है। अब इन दो क्रोमाटिड्स के दरमियान में ये जो जगह है इसको बच्चे हम बोलते हैं ये सेंट्रोमियर है। और सेंट्रोमियर का बच्चे दूसरा नाम होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यही वो जगह है जिसके दरमियान में बच्चों एक रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर यहाँ पर प्रोटीन होती है, और इस जगह पर आगे बच्चों काइनेटोकोर फाइबर्स मतलब स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, क्रोमोसोम की सेपरेशन में हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम के बच्चे जो क्रोमाटिड्स के एंड्स होते हैं ना, यहाँ पर डीएनए बड़ा कॉम्पैक्टली जो है, बड़ा सुपर कॉइल हुआ होता है, और इसकी ये वाली जगह बच्चों टीलोमियर कहलाती है। अब ये टीलोमियर का फायदा ये होता है कि इसकी वजह से एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ बच्चों अटैच नहीं हो सकता, बाइंड नहीं हो सकता। तो एक क्रोमोसोम फिर एक सेपरेट इंटाइटी या एक सेपरेट यूनिट के तौर पे जो है वो रहता है। अदरवाइज बच्चों अगर यहाँ पर डीएनए इस रीजन पे टीलोमेयर वाली जगह पर कॉम्पैक्टली रैप ना हो, कॉइल ना हो, तो एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाए। ये बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखिए, द गैप बिटवीन न्यूरॉन एट साइनैप्स। साइनैप्स बच्चे जो एक जंक्शन है उस जगह पर जो छोटा सा एक गैप होता है उसको क्या बोला जाता है, ये उसने सिंपल चीज पूछी है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये बच्चों क्लियर कट चीज आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है, फेडरल की बुक में भी आपको मिल जाएगी, और ये आपको पीडीबी में मिल जाएगी। नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज है बच्चों। नेक्स्ट जरा देखें, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो बच्चों बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो ये भी बच्चों चीज आपने 12 पढ़ी हुई है, हाइपोथैलेमस वो जगह है जो बच्चों ब्रेन की जो है वो यहाँ तो इसको बच्चे हम बोलते हैं, ये ब्रेन का थर्मो बॉडी का या ब्रेन का क्या है, थर्मोस्टेट है। ये बच्चों कंटिन्यूसली आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, और उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। तो इसका मतलब है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में या रेगुलेट करने में ब्रेन के जिस जगह का, जिस हिस्से का रोल होता है वो हाइपोथैलेमस है। और हमारी बॉडी के अंदर हंगर और वाटर से रिलेटेड जो रेगुलेशन होती है वो भी हाइपोथैलेमस ही करवाता है, जो आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, द लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ नर्व सेल। अब अक्सर बच्चे जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नर्व की लॉन्ग एक्सटेंशन एक्सोन होगी, डेंड्राइट होगी। तो बच्चे अगर आप कोई भी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आप ऑब्जर्व करें तो बच्चों आपको ये चीज वाजे जो है वो नजर आ रही होगी कि जो न्यूरॉन के बच्चों डेंड्रॉन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होते। एक तो ये थिन से होते हैं, और दूसरा बच्चों ये बिल्कुल शॉर्ट होंगे। न्यूरॉन में बच्चों ज्यादातर जो आपको चीज बड़ी देखने को मिलेगी वो इसका एक्सोन ही होता है। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, एक्सोन करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्सोन की बच्चे जो लेंथ है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है जी। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। ये बच्चे नेक्स्ट जरा देखें, विच इज द स्टीराइड हार्मोन। बच्चे आपने देखना है कि स्टीराइड हार्मोन कौन सा है, तो इनमें से बच्चे अल्फा ऑप्शन जो करेक्ट है, कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन बच्चे एक स्टीराइडल हार्मोन है। बाकी अगर हम एमसीक्यूज के ऑप्शन देखें वो कौन सी नेचर की है, तो बच्चों हम पता चल जाएगा। एड्रीनालिन बच्चों एक जो है वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है या कैटाकोलमाइन है। इंसुलिन जो है बच्चों वो प्रोटीन नेचर है।
और थायरॉक्सिन बच्चे जो होता है ये भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब है कॉर्टिसोन जो है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, ये बच्चों स्टीरॉयड नेचर। एक बार याद रखना है बच्चों, स्टीरॉयड नेचर हार्मोन या तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हैं या बच्चों ये गोनेड से रिलेटेड है। ठीक है, ये हार्मोन स्टीरॉयड होते हैं, बाकी जो भी हैं बच्चों माइनस एसिड डेरिवेटिव होते हैं, प्रोटीन है या पॉलीपेप्टाइड नेचर है। नेक्स्ट जरा एमसीक्यूज देखें। द मालिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेइंग मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट। तो बच्चों आपको पता है कि वो केमिकल जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज लेके जाते हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। ये क्लियर कट बच्चों चीज हम पढ़ी हुई है। ये आपके पास बच्चों जो है वो समझ लें कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एमसीक्यूज है, क्लियर कट एज। ये आपको लाइन बुक पे नहीं मिलेगी, लेकिन इससे मिलती जुलती लाइन आपने पढ़ी होगी, तो जिसने इसको अंडरस्टैंड किया वो आसानी से इसको जो है बच्चों वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, विच एंजाइम वर्क इन अल्कलाइन पीएच। तो बच्चे वो कौन सा एंजाइम है जो अल्कलाइन पीएच के ऊपर काम करता है। तो बच्चे इसके लिए आपको मैंने पिछली अपनी प्रीवियस एंजाइम वाली जो वीडियो है उसके अंदर भी आपको ये चीज बताई थी कि आपको जो एंजाइम वाला बच्चे चैप्टर है उसमें एक टेबल दिया गया है पीएच वाला, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप याद करेंगे तो आप आसानी से इस तरह के एमसीक्यूज कर सकते हैं। तो बच्चे अगर आप पैंक्रियाटिक लाइपेज की पीएच देखें तो इसकी पीएच होती है तकरीबन 9। तो इसका मतलब है ये 9 पीएच जो है बच्चों अल्कलाइन है। अगर हम इंटेरोकाइनेज की बात करें तो बच्चों इंटेरोकाइनेज काम करता है 5.5 के ऊपर, ये स्लाइटली एसिडिक है। पेप्सिन की बात करें बच्चों ये 2 पीएच पे काम करता है, ये हाईली एसिडिक है। सुक्रोज सुक्रेज बेसिकली बच्चों यहाँ पर आएगा ऑप्शन के अंदर। सुक्रेज बच्चों जो एंजाइम होता है ये काम करता है 4.5 पे, ये भी स्लाइटली एसिडिक है। तो उसने बच्चों पूछा था स्टेटमेंट के अंदर कि वो कौन सा एंजाइम है जो अल्कलाइन पीएच पे काम करता है, तो डेल्टा ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट जरा एमसीक्यूज देखें। कंसीडरिंग एंजाइम एक्शन, एंजाइम के एक्शन को कंसीडर करते हुए मिनिमम टेम्परेचर को जेन में लाएं। और बच्चे आप देखें कि मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम क्या करता है। बच्चे मैं यहाँ पर ना एक ग्राफ छोटा सा बना रहा हूँ ताकि आपको ये चीज रिप्रेजेंट कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एंजाइम के एक्शन के हवाले से हम ये ग्राफ बनाते हैं और ये ग्राफ आपको यहाँ पर ज़ाहिर हो रहा होगा। जी बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एंजाइम की एक्टिविटी इस टेम्परेचर के ऊपर हो रही है। टेम्परेचर कितना है, ह्यूमन के वाले से बात करें बच्चों 37 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो आपको पता है कि ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर कोई भी एंजाइम अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी या काम को शो करता है। फिर बच्चे ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे अगर आप टेम्परेचर लेके जाते हैं तो एंजाइम जो है वो डीनेचर होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो बच्चे टेम्परेचर जहां पर इंजाइम डी नेचर होना शुरू कर दे उस टेम्परेचर को बच्चे हम बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर के वाले से आपने बात रखनी है। लेकिन बच्चे वो कम से कम टेम्परेचर जहां पर आके इंजाइम इनएक्टिव से एक्टिव होना शुरू हो जाए। देखे ना, आपने ये चीज पढ़ी हुई है। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो कम टेम्परेचर के ऊपर बच्चे जो इंजाइम होते हैं वो डी नेचर नहीं होते बल्कि इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आपने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया और बच्चे तकरीबन इस टेम्परेचर पे आके मैं कहता हूँ कि 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आके इंजाइम जो है इससे डेफिनेटली अब आपने ऊपर जाना है 10 डिग्री से। तो जैसे ही बच्चों 10 डिग्री से आप ऊपर जाओगे इंजाइम की इनएक्टिविटी खत्म हो जाएगी, इंजाइम एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो बच्चों कम से कम टेम्परेचर जहां पर इंजाइम इनएक्टिव से एक्टिव होना शुरू हो जाता है उसको हम बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर। और वो बच्चों टेम्परेचर जहां पर इंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। तो उसने एमसीक्यू में बच्चों आपसे क्या पूछा, मिनिमम टेम्परेचर इंजाइम एक्शन के वाले से मिनिमम टेम्परेचर बताएं क्या है। तो बच्चे जरा देखिए आप ऑप्शन के अंदर 4 ही ऑप्शन जरा देखिए। सॉरी, डेल्टा ऑप्शन, इनएक्टिव एंजाइम गेटिंग रीएक्टिवेटेड। तो बच्चों ये करेक्ट होगा कि जो इनएक्टिव एंजाइम थे जो 0 डिग्री के ऊपर इनएक्टिव थे, जब आप टेम्परेचर थोड़ा सा देते हैं 10 डिग्री, तो इस टेम्परेचर के बाद वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बच्चों मिनिमम टेम्परेचर कहलाते हैं। ये बच्चों चीज आपको बुक के ऊपर भी इंडिकेट होगी, पीडीबी पे नहीं, फेडरल की बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है। दिस टेम्परेचर वेयर एन इनएक्टिव एंजाइम बिकम एक्टिव अगेन इज कॉल्ड एज मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, और वो टेम्परेचर जहां पर एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाता है उसको बच्चे हम बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो बच्चों नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के वाले से आपने बात याद रखना है। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर वो है जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइड के ऊपर लगते हैं, एक्टिव साइड पे नहीं लगती। और वहां पर बच्चों अगर ये स्ट्रांगली बाइंड कर जाएं तो इंजाइम की एक्टिव साइट को परमानेंटली चेंज कर देंगे। इंजाइम जो है वो डीनेचर हो चुका है, खराब हो चुका है, डिस्टॉर्ड हो चुका है। तो बच्चे बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के वाले से बीटा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी जितनी भी ऑप्शन हैं बच्चों वो या तो इनहिबिटर के वाले से नहीं है या फिर वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के वाले से। नेक्स्ट जरा एमसीक्यूज देखें। विच टाइप ऑफ एंजाइम वुड बी मोस्ट एक्टिव इन योर गट आफ्टर ईटिंग द लोफ ऑफ ब्रेड।
तो क्या होता है, ब्रेड के अंदर क्या होती है, स्टार्च है। जब बच्चों आप ब्रेड को इनटेक करोगे, ब्रेड को बच्चे आप जो है वो खाओगे, तो आपकी गट के अंदर डेफिनेटली स्टार्च को, जो ब्रेड के अंदर पाई जा रही है, उसको डाइजेस्ट करने वाला इंजाइम बच्चों एक्टिव हो जाएगा। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला बच्चों इंजाइम कौन सा है, अमाइलेज। ठीक है। नेक्स्ट जरा एमसीक्यूज देखें। ही रिप्रेजेंट द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो बच्चे हर एक मेरे ख्याल से एफएससी के स्टूडेंट को पता होगा कि एवोल्यूशन को बाय नेचुरल सिलेक्शन जो एक्सप्लेन किया था वो डार्विन ने किया था। डेल्टा ऑप्शन जो करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट जरा एमसीक्यू देखें। विच इज नॉट अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के काम करने का कौन सा तरीकाकार नहीं है, तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली सिक्रीशन साइटोकाइंस। एंटीबॉडीज जो होती है बच्चों साइटोकाइंस को रिलीज नहीं करती। उसके अलावा जितने भी ऑप्शन हैं वो ठीक है कि एंटीबॉडीज बच्चों फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करवाती हैं। ये बैक्टीरिया वायरस के साथ जाके अटैच हो जाती हैं और फिर मैक्रोफेजिस को इनवाइट करती हैं ताकि वो इसको आके फेगोसाइटोसिस करके खत्म कर दे। ये बच्चों आपकी बॉडी में मौजूद एक्सटर्नल एंटीजेंस को प्रेसिपिटेट करके खत्म कर देती हैं और एंटीजन के बच्चे जो इफेक्ट होते हैं उसको भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती हैं। तो वो जो काम नहीं करती हैं बच्चों वही आपसे पूछा गया था, तो आपने वो बता दिया। चार्ली ऑप्शन है सिक्रीशन साइटोकाइंस। नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यूज है। मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। तो बच्चों आपको पता है कि जो मैग्नीशियम होता है ये क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल मेटल आयन के तौर पर मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए लाजमी चाहिए। और अगर प्लांट के अंदर बच्चों मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो प्लांट का कलर जो है ना वो पेल येलो होना शुरू हो जाता है। उसको बच्चे हम बोलते हैं क्लोरोसिस, मतलब प्लांट के अंदर क्लोरोफिल की कमी आ गई है। नेक्स्ट जरा एमसीक्यूज देखें। वो है जी, विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज नो कार्टिलेज। तो बच्चे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कौन सा हिस्सा है जिसके पास कार्टिलेज नहीं है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है ब्रोंक्यूल्स है। बच्चों क्लियर कट आपने चीज बुक पे पढ़ी है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर एक फर्क वाज़ेह ये है कि ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज होती है, ब्रोंक्यूल के अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होती। उसका डायमीटर 1 मिलीमीटर से कम होगा। लास्ट में बच्चे एमसीक्यूज है। इंजाइमेटिक पोर्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्रिएटेड बाय विच म्यूकोजल सेल। तो स्टमक की म्यूकोजा का बच्चे वो कौन सा सेल है जो गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम को, मतलब पेप्सिन को रिलीज करेगा। तो बच्चों आपको क्लियर कट होता है कि जाइमोजन सेल्स हैं, प्रिंसिपल सेल्स हैं या चीफ सेल्स हैं। तो बच्चे आपने इन्हीं में से ऑप्शन में तलाश करना होगा। तो बीटा ऑप्शन जरा देखें, चीफ सेल लिखा हुआ है, तो ये बच्चे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चे आप ये चीज वाजे इस पेपर के अंदर देख सकती हैं कि बहुत ज्यादा कोई मुश्किल चीज यहाँ पर नहीं दी गई, बेसिक चीजें दी गई हैं। और बच्चे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर टच किए गए हैं वो आपने याद रखना है और आपने उन्हीं को बच्चों ज्यादा प्रिपेयर करना है। नम्स के वाले से एक तो बच्चों सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर आप देख सकते हैं, तकरीबन 10 से 11 एमसीक्यूज बच्चों इस चैप्टर से आए हैं। उसके अलावा बच्चों बायो एनर्जेटिक्स, ये चैप्टर से काफी ज्यादा एमसीक्यूज आए हैं यहाँ पर। उसके अलावा बच्चे अगर हम बात करें तो जो एमसीक्यूज और बने हैं वो डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर से बने हैं। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस इन प्लांट एंड एनिमल। तो इन चैप्टर के ऊपर बच्चों आपने बहुत ज्यादा जो है ना वो गौर करना है, इनके ऊपर आपने बहुत ज्यादा जो है वो फोकस करना है ताकि इस दफा भी नम्स का जब आप टेस्ट दें तो आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज जो हैं वो ठीक हो सकें। इंशाल्लाह बच्चों मैं एक दिन या एक दो दिन के अंदर एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसके अंदर आपको कुछ ऐसे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करवाया जाएगा जिनके पॉसिबल चांस हैं कि वो नम्स 2023 के अंदर आ सकते हैं। तो वो वीडियो लाजमी बच्चों आपने जो है वो देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो के आने तक बच्चों जो है वो आपने वेट करना है। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज। विश यू बेस्ट ऑफ लक नम्स टेस्ट के लिए।